बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन, ओके एंड हेल्दी। आइए डिस्कस करते हैं आज के पेपर को, जो कि सेकंड क्वार्टर से रेलेवेंट है। आज सेकंड हाफ पेपर को हमने डिस्कस करना है 10th क्लास के। माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर की डिस्कशन को शुरू करते हैं और पेपर का फर्स्ट पोर्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन। आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 12 एमसीक्यूज हैं और इसके लिए आपको 15 मिनट्स गिवन होते हैं। आपके सेकंड हाफ सिलेबस में से जो टेस्ट बना है उसके फर्स्ट पोर्शन ऑब्जेक्टिव टाइप में जो एमसीक्यूज हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं और आगाज करते हैं पहले एमसीक्यू से। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम। पॉलिनेशन की डेफिनेशन स्टेटमेंट की सूरत में एमसीक्यूज में पूछी गई है और सवाल का मतलब यह है, पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर है। कहां से कहां पर? एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा टू एंथर, सेपल टू पेटल या पेटल टू सेपल। तो आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, ए ऑप्शन पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इनसाइड टेस्टिस स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन। ये चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला है और उसमें से सवाल पूछा गया है कि स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर किन नालियों में। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। वेस्ट डिफरेंस, स्पर्म डक्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। आपने सी ऑप्शन पे टिक करना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो नालियां हैं जो टेस्टिस के अंदर मौजूद होती हैं, इनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जीन्स कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ। जीन्स के पास वो मालूमात होती हैं, वो हिदायत होती हैं जिनके मुताबिक बनता है, तैयार होता है किसका मॉलिक्यूल। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ए फैट्स, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन एंड डी प्रोटीन। तो आपने डी ऑप्शन पे टिक करना है जो कि दुरुस्त जवाब है। जीन्स की डेफिनेशन का हिस्सा है ये। डेफिनेशन बी यही है कि जीन्स डीएनए के उस सीक्वेंस को कहते हैं जिसके पास खास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके मुताबिक खास प्रोटीन बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल आर। डीएनए के मॉलिक्यूल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं स्टेटमेंट में ये पूछा गया है। आइए दुरुस्त जवाब को देखते हैं। A 2, B 3, C 4 एंड D है 5। आपने ए ऑप्शन पे टिक करना है। एक डीएनए के दो धागे होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द बेस ऑफ फूड चेन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय। किसी भी फूड चेन की बुनियाद उन जानदारों पे होती है जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दी गई ऑप्शंस में से प्रोड्यूसर को तलाश करते हैं। ए प्रोड्यूसर, आपने टिक करना है ए ऑप्शन पे। बी है कंज्यूमर, सी डीकंपोजर और डी हेटेरोट्रॉफ। इसमें जो दुरुस्त जवाब है वो ए ऑप्शन है, क्योंकि किसी भी फूड चेन के आगाज में प्रोड्यूसर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। कौन सी मिसाल प्राइमरी कंज्यूमर की है दी गई ऑप्शंस में? आइए देखते हैं। कैटल, स्नैक, लायन या टाइगर। ए ऑप्शन पे आप टिक करेंगे कैटल। ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं और ये हर्बीवर्स भी हैं, क्योंकि हर्बीवर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। ये बराह रास्त पौधों को खाते हैं, ऑटोट्रॉफ को अपनी खुराक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एग्जांपल ऑफ एपीफाइट इज। ये सवाल दरअसल लिया गया है न्यूट्रिटिव रिलेशनशिप वाले टॉपिक में से। हम पढ़ चुके हैं सिम्बायोसिस के बारे में, सिम्बायोसिस की टाइप्स के बारे में। बेसिकली ये सवाल इस टॉपिक से रेलेवेंट है। और एपीफाइट उन पौधों को कहा जाता है जो साइज में छोटे होते हैं, बड़े पौधों का सहारा लेकर ग्रो करते हैं। दी गई ऑप्शंस में से हमने दुरुस्त जवाब को तलाश करना है। आइए मिलकर ये काम करते हैं। ए मॉस्किटो, बी ऑर्चिड प्लांट, सी राइजोबियम, डी प्लाज्मोडियम। यहां पर दुरुस्त जवाब है बी ऑप्शन में ऑर्चिड प्लांट। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 500,000 sheep brains were required to produce how much milligram of human growth hormone? ये सवाल जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले चैप्टर से है और हम पढ़ चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट्स में कि आज हम इस काबिल हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की मदद से बहुत से मॉलिक्यूल्स, बहुत से केमिकल्स, बहुत सी वैक्सीन्स, बहुत सी ड्रग्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली सवाल साइड बॉक्स से लिया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले 5 मिलीग्राम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए 5 लाख भेड़ों के दिमाग की जरूरत होती थी,
लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद आज हम जीएमओस के जरिए इसको बड़े पैमाने पे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल में जो चीज दरकार है, पूछी गई है, वो ये है कि कितनी मिकदार बनाने के लिए 5 लाख भेड़ों का दिमाग दरकार था। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। 5, 10, 15, 20। यहाँ पर दुरुस्त जवाब है 5 मिलीग्राम, तो आपने ए ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन विच थिंग इज रिमूव फ्रॉम पायरोविक एसिड। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान वो कौन सी चीज है कि जो पायरोविक एसिड से रिमूव होती है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दुरुस्त जवाब है बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। वो केमिकल है, वो मॉलिक्यूल है, वो गैस है जो रिलीज होती है पायरोविक एसिड की ब्रेकडाउन पे। क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज। सवाल चैप्टर नंबर 17 से लिया गया है और सवाल का मतलब यह है, बताइए बायोटेक्नोलॉजी की अहम एप्लीकेशन कौन सी है। आइए ऑप्शंस में मिलकर तलाश करते हैं। ए रेस्पिरेशन, बी डीकंपोजिशन, सी डाइजेशन एंड डी फर्मेंटेशन। दुरुस्त जवाब है डी ऑप्शन, फर्मेंटेशन बेसिकली मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बहुत अहम एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, दिस ड्रग बिलोंग्स टू हेलोसिनोजन। सवाल आखिरी चैप्टर से फार्माकोलॉजी से लिया गया है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं और दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हैं। ए मॉर्फिन, बी है कोडीन, सी हेरोइन एंड डी मेस्केलिन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपने मेस्केलिन पे टिक करना है। आखिरी एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 12, द पेन रिलीवर मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ। दर्द से निजात देने वाली मॉर्फिन हासिल होती है, किससे हासिल होती है, वो कौन सा पौधा है। आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। ए ब्रासिका, बी रोज, सी फॉक्सग्लोव एंड डी ओपियम। ओपियम यानी पोस्त के पौधे से मॉर्फिन हासिल होती है, आपने डी पे टिक करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को डिस्कशन के बाद मुझे उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस करते हैं जो कि सब्जेक्टिव टाइप से रेलेवेंट है। नेक्स्ट पोर्शन है सब्जेक्टिव टाइप का और आपको बोर्ड एग्जाम में इसके लिए 1 घंटा और 45 मिनट दिए जाते हैं। आपने इसी वक्त के अंदर इस पेपर को, इसके पोर्शन को अटेम्प्ट करना होता है। एमसीक्यूज के लिए इब्तिदा में 15 मिनट होते हैं और उसके बाद ये पोर्शन शुरू हो जाता है। आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपने आगाज करना है सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन का शॉर्ट क्वेश्चन से, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना निस्बतन आसान है और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी ये बेहतर होता है कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। आइए शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को, जिसके 3 पार्ट होते हैं बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आपके सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में। पहला पार्ट और उसका पहला सवाल, गिव द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाला। सवाल पूछा गया है 2 चीजों में फर्क, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या फर्क है, वजाहत कीजिए। आपने डिफरेंस वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम यही करना है, दरमियान में लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद पॉइंट्स बनाने हैं और पॉइंट्स में डिफरेंस लिखना है। पहला पॉइंट डेफिनेशन का है, सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट आप एजेंट का दे सकते हैं, कॉजिंग एजेंट। आप लिख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के बगैर भी हो सकती है, उसकी मदद से भी हो सकती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट का होना जरूरी है। वो हवा भी है, इसके अलावा वो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डोरमेंसी ऑफ सीड व्हेन इट ब्रेक्स। बीज की डोरमेंसी से क्या मुराद है और ये कब टूटती है। सवाल के 2 हिस्से हैं, आपने 2 हिस्सों में जवाब देना है। आपने 2 पॉइंट्स बनाने हैं। सबसे पहले सीड डोरमेंसी के बारे में लिखना है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने बनाना है कि ये कब ब्रेक होती है। अब पहले पॉइंट में डेफिनेशन लिखेंगे, मोस्ट सीड्स गो थ्रू अ पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज नो ग्रोथ, दिस पीरियड इज कॉल्ड द डोरमेंसी ऑफ द सीड। डोरमेंट सीड्स आर राइप सीड बट डू नॉट जर्मिनेट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, अंडर फेवरेबल कंडीशन द सीड ब्रेक डोरमेंसी एंड बिगिन टू जर्मिनेट। क्योंकि हमें पता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सीड डोरमेंसी पैदा होती है, और जब हालात साजगार हो जाएं, मुआफकत इख्तियार कर लें, बेहतर हो जाएं पौधे की नशोनुमा के लिए, तो डोरमेंसी खत्म होती है और बीज से नए पौधे के बनने का अमल शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी डिफरेंस वाला है, स्पोर और एंडोस्पोर में फर्क बयान कीजिए। सवाल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से लिया गया है। यहाँ भी सबसे पहले आपने दरमियान में लाइन लगानी है, पॉइंट्स बनाने हैं और पॉइंट्स की सूरत में फर्क को वाज़ेह करना है। अब पहले
पॉइंट में डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन की हेडिंग के साथ दोनों तरफ स्पोर और एंडोस्पोर के बारे में आप लिखेंगे और दूसरी हेडिंग में आप एग्जांपल लिख सकते हैं। आप स्पोर में लिख सकते हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड इन राइजोपस, जबकि एंडोस्पोर में आप लिख सकते हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एड्स, गिव इट्स कॉजेस। एड्स क्या है, इसकी वजूहात क्या है। सवाल के दो हिस्से हैं, आपने दो हिस्सों में जवाब देना है। पहली हेडिंग देंगे आप एड्स की, दूसरी हेडिंग देंगे आप कॉजेस की। एड्स में आप लिख सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये सबसे ज्यादा सीरियस और चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के अंदर और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसका मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है और ये इसकी वजह बनने वाला वायरस व्हाइट ब्लड सेल पे अटैक करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है और इसकी वजह से बीमारियों के खिलाफ मुदाफियत कमजोर हो जाती है। दूसरे पॉइंट में आप कॉज में लिखेंगे कि इसकी वजह HIV वायरस है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रेट्स, गिव एनी 2 ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन। सादा सा सवाल है और ये सवाल बेसिकली इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर के बिल्कुल आगाज में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि ट्रेट का मतलब वो कैरेक्टर्स हैं जो वालिदैन से औलाद में विरासत के अमल के जरिए मुंतकिल होते हैं। अगर हम कोई दो मिसालों की बात करें तो ट्रेट की हमने मिसालें इसी चैप्टर में पढ़ी कि ट्रेट के हवाले से सीड की शेप है मटर के पौधे में, सीड का कलर है मटर के पौधे में। अगर हम इंसानों में बात करें, इंसानों का कद है, शक्ल सूरत है, उनकी खसूसियात हैं, उनकी आदात हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। हाइट, कलर ऑफ आइज, इंटेलिजेंस, ये तमाम ट्रेट की एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील। डोमिनेंट और रिसेसिव अलील में फर्क, फिर से डिफरेंशिएशन वाला सवाल। आपने सबसे पहले दरमियान में लाइन लगानी है, पॉइंट्स बनाने हैं और बाकायदा हेडिंग के जरिए से इनमें फर्क को वाज़ेह करना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है और दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है। दूसरे नंबर पर आप इसकी हेडिंग सिंबल की दे सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि डोमिनेंट अलील्स को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और रिसेसिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या मुराद है। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली ये टॉपिक है क्रोमोसोम वाला कि डीएनए ऑफ क्रोमोसोम कैसे काम करता है और इसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। सवाल में चूंकि ट्रांसक्रिप्शन का पूछा गया है तो आपने सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिखना है। आप हेडिंग देंगे ट्रांसक्रिप्शन की और आप उसमें डेफिनेशन लिखेंगे। आप एक सब हेडिंग दे सकते हैं लोकेशन की और आप उसमें लिख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का अमल सेल में न्यूक्लियस के अंदर वाक़या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन जीन एंड अलील। मुख्तसर सी और सादा सी दो डेफिनेशंस हैं। जीन की डेफिनेशन क्या है और अलील की डेफिनेशन क्या है। आपने दरमियान में लाइन लगानी है, सेम उसी पैटर्न के मुताबिक आपने पॉइंट्स बनाने हैं, आपने हेडिंग्स देनी है और डिफरेंस को वाज़ेह करना है। पहला पॉइंट डेफिनेशन का होगा और दूसरे पॉइंट में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये दूसरा पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का और इसका पहला सवाल है डिफाइन अ जीन, राइट सिंबल्स ऑफ जीन्स फॉर एनी 2 ट्रेट। जीन की तारीफ बयान कीजिए और कोई सी दो जीन्स का सिंबल बताइए। दो हिस्से हैं, सबसे पहले डेफिनेशन है फिर सिंबल। आपने यही दो हेडिंग देनी है। जीन्स की हेडिंग के साथ या डेफिनेशन की हेडिंग के साथ आप लिखेंगे द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। ये आपने जीन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और इसके साथ साथ आप इसके सिंबल में लिख सकते हैं सिंबल ऑफ जीन फॉर राउंड सीड इन पी प्लांट इज कैपिटल आर एंड फॉर रिंकल सीड इन पी प्लांट इज स्मॉल आर। इसी तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सिंबल ऑफ जीन फॉर एल्बिनिज्म इज स्मॉल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लेवल्स के बारे में बताइए। अब ये कॉमन सेंस की बात है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको लॉन्ग की तरह अटेम्प्ट नहीं करना। आपने सिर्फ नाम लिखने हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। स्पीशीज है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, ये लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आपने पॉइंट्स बना के इनको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिकम्पोजर्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और सवाल में पूछा गया है कि डिकम्पोजर कैसे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं। डिकम्पोजर का काम क्या है, रिकॉल कीजिए।
हमने पढ़ा था ये ऐसे जानदार हैं कि जो मिट्टी में रहते हैं, गले सड़े मादों के गलने सड़ने के अमल को तेज कर देते हैं, उनके अंदर पेचीदा मादों को सादा मादों में तब्दील करते हैं और ये सादा मादे कुछ तो इनकी अपनी खुराक बन जाते हैं, कुछ उस मिट्टी में उगने वाले पौधों की खुराक बन जाते हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ अज्जा को इस्तेमाल के बाद दोबारा काबिल इस्तेमाल हालत में तब्दील करते हैं। इस सवाल के जवाब में आप ये कंसेप्ट लिखकर नंबर हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फूड चेन, गिव वन एग्जांपल। फूड चेन की डेफिनेशन और एग्जांपल। सादा सा सवाल है और 2 हिस्से हैं। अगर एग्जांपल का ना भी कहा जाए तो आपने एग्जांपल लाजमी देनी है। जिस सवाल में शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जिस सवाल में डेफिनेशन होगी, आपने साथ एग्जांपल लाजमी देनी है। डेफिनेशन में आप लिखेंगे फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द वन बिफोर इट एंड इज फेड बाय वन आफ्टर इट। इसके बाद आप एग्जांपल देंगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है, ग्रास, ग्रासहोपर, स्पैरो एंड हॉक। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन बायोस्फीयर। सवाल पूछा गया है बायोस्फीयर की तारीफ बयान कीजिए। मुख्तसर और सादा सा सवाल है और ये बेसिकली एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से लिया गया सवाल है। हम पढ़ चुके हैं 9th में भी और 10th में भी ये टॉपिक मौजूद है। दरअसल जितनी भी जानदारों की कम्युनिटीज हैं, मजमूई तौर पे उसको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। तो आप इसकी सिंपल डेफिनेशन हेडिंग के साथ लिख सकते हैं, ऑल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। It includes all the ecosystem of planet Earth. In other words, the biosphere consists of all living organisms present on the Earth and all regions of the Earth where they live. सेकेंड हेडिंग आप बना सकते हैं रेंज ऑफ बायोस्फीयर की और उसमें आप बता सकते हैं, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, कि बायोस्फीयर समुद्र की गहराइयों से लेके बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियों तक फैला हुआ है और इसकी जो विड्थ है, इसका जो एरिया है वो 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। बेसिकली कंपटीशन की 2 इकसाम हैं और ये हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, न्यूट्रिटिव रिलेशन वाले टॉपिक में, कि जानदारों में खुराक की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के रिलेशन पाए जाते हैं, जिनमें से एक कंपटीशन भी है। और कंपटीशन की 2 इकसाम में फ़र्क पूछा गया है तो आपने दरमियान में लाइन लगानी है, लाइन लगाकर पॉइंट्स की सूरत में डिफरेंस को क्लियर करना है। पहली लाइन में आपने डेफिनेशन लिखनी है और दूसरी आप हेडिंग इफेक्ट की दे सकते हैं। डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं वो कंपटीशन जो एक ही स्पीशी के जानदारों के दरमियान हो या वो कंपटीशन जो मुख्तलिफ स्पीशीज के जानदारों के दरमियान हो। ये 2 डेफिनेशंस हैं और उसके बाद सेकंड पॉइंट इफेक्ट का है। और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं, इंटर स्पेसिफिक के कम होते हैं। तो आप इसको फर्क की सूरत में पॉइंट्स की शक्ल में, टेबल की शक्ल में हेडिंग्स बनाकर लिख सकते हैं और मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिफरेंस वाला है, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी में फर्क बयान कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम। आपने दरमियान में लाइन लगानी है, पॉइंट्स बनाने हैं और पॉइंट्स की सूरत में डिफरेंस को क्लियर करना है। पहला पॉइंट आप हेडिंग दे सकते हैं डेफिनेशन की और दूसरा पॉइंट आप एग्जाम्पल की हेडिंग दे सकते हैं। पॉपुलेशन और कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन एक जैसे जानदारों का ऐसा मजमुआ है जिसमें स्पीशीज मिलके रहती हैं, जबकि कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशंस मिलके रहती हैं। पॉपुलेशन की एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, इसी तरह कम्युनिटी की एग्जांपल भी आपकी बुक में मेंशन है। पॉपुलेशन की एग्जांपल में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रैट्स इन द राइस फील्ड, इसी तरह कम्युनिटी की एग्जांपल में आप लिख सकते हैं पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, लेक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द R2 प्रिंसिपल। R2 प्रिंसिपल से क्या मुराद है? दरअसल हम पढ़ चुके हैं 3R का प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हवाले से, जिसको इस्तेमाल किया जाता है, फॉलो किया जाता है ताकि कुदरत का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो, कुदरती वसाइल की बका को मुमकिन बनाया जा सके। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये एब्रीवेशन है R1, R2 और R3 की। यहाँ पर इन 3 R's में से R2 से मुतल्लिक पूछा गया है जो कि रीयूज है। तो आप हेडिंग देंगे R2 की, रीयूज की, उसमें डेफिनेशन की सब हेडिंग और एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। यहां तक ये पार्ट खत्म हो जाता है। तीसरा पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पहला सवाल, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन। सवाल थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और कंसेप्ट को चेक करने के लिए दिया गया है। आपने परेशान नहीं होना।
अगर आपको पता है, आप लोगों ने ये लेक्चर पहले अटेंड कर लिया हुआ है, आपने ये टॉपिक याद कर लिया हुआ है, तो आपके इल्म में होगा कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की दो इकसाम हैं, एक को अल्कोहलिक और एक को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, और दोनों की एंड प्रोडक्ट आपने लिख देनी है। एक की एंड प्रोडक्ट एथेनॉल है, जबकि दूसरी की एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है। साथ में आप कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखेंगे। आप 3 पॉइंट्स बनाएंगे और इन 3 पॉइंट्स में इन 3 प्रोडक्ट्स के नाम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंटरफेरॉन? ये सवाल बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया है और अचीवमेंट के हवाले से उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आज हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग के जरिए मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की मदद से इंटरफेरॉन तैयार कर रहे हैं। ये एंटीवायरल प्रोटीन है, वायरस से होने वाली डिजीजेस के अगेंस्ट मदद देती है और आज हम इसको जीएमओस के जरिए डेवलप कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे इंटरफेरॉन के बारे में कि ये एंटीवायरल प्रोटीन है और आप लिखेंगे आज हम इसको जीएमओस के जरिए डेवलप कर रहे हैं। What is meant by recombinant DNA technology? Give its one benefit. Recombinant DNA technology बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही कहा जाता है। ये उसी का दूसरा नाम है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने याद रखना है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहा जाता है। आपने हेडिंग देनी है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आपने डेफिनेशन लिख देनी है। इट इज आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, एडिशन, रिमूवल ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसी तरह से इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं कि इसकी वजह से आज हम इस काबिल हैं कि किसी जानदार के डीएनए को कट कर सकते हैं, किसी दूसरे जानदार के डीएनए में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 बेसिक टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की 2 बुनियादी इकसाम के नाम, सिर्फ नाम बताने हैं। सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक आपने 2 नाम लिखने हैं 2 पॉइंट्स की सूरत में, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम फार्मेसी। ये सवाल आखिरी चैप्टर से लिया गया है और साइड बॉक्स में से लिया गया है। आपके चैप्टर में फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है कि फार्माकोलॉजी और फार्मेसी ये एक दूसरे के लिए सिनोनिमस नहीं हैं, अगर से इस्तेमाल हो जाते हैं लेकिन इनके मतलब और मफहूम में थोड़ा सा फर्क है। इस सवाल को आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप डेफिनेशन देंगे फार्माकोलॉजी की, इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिकल एप्लीकेशन। ठीक है जी, और इसके साथ फार्मेसी की सब हेडिंग देंगे और फार्मेसी की सब हेडिंग में आप लिखेंगे फार्माकोलॉजी इज नॉट सिनोनिमस विद फार्मेसी which is the name used for a profession, though in common usage the two terms are confused. Question number 6, define antibiotics. एंटीबायोटिक्स की तारीफ, सादा सा सवाल है और आखिरी चैप्टर फार्माकोलॉजी ही से लिया गया है। एंटीबायोटिक्स ऐसी अदवायात को कहते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियों का इलाज करने में मदद देती हैं। आपने हेडिंग देनी है एंटीबायोटिक की, आपने डेफिनेशन लिख देनी है, आपने सब हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की और उसमें आपने एग्जाम्पल मेंशन कर देनी है। आप रोल भी लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वैक्सीन, राइट 2 नेम्स ऑफ कॉमनली यूज्ड वैक्सीन। वैक्सीन की तारीफ सवाल के 2 हिस्से हैं, पहले तारीफ है, फिर उसके बाद 2 आम इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन के नाम हैं। तो आप इसी तरीके को मलहूज़े खातिर रखेंगे और इसी तरतीब के मुताबिक जवाब लिखेंगे। आप वैक्सीन की डेफिनेशन वैक्सीन की हेडिंग के साथ लिखेंगे और आप कॉमनली यूज्ड वैक्सीन में पॉइंट्स बनाकर वुपिंग कफ, पोलियो और स्मॉल पॉक्स के पॉइंट्स लिखकर मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। आखिरी सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस में से, डू वैक्सीन प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी? क्या वैक्सीन ताउम्र, ताहयात, सारी जिंदगी के लिए इम्यूनिटी मुहैया करती हैं? तो इस सवाल के जवाब में आप लोगों ने लिखना है कि तमाम वैक्सीन ऐसी नहीं हैं, कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी देती हैं, अलबत्ता कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं देती। उनकी वजह से जिस्म में बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा तो होती है लेकिन कुछ वक्त के लिए होती है, और इसकी एग्जाम्पल एंटी टेटनस इंजेक्शन है। जब कोई हादसा पेश आ जाता है, जख्म लगता है, तो आपको ये लगवाना पड़ता है जो बेसिकली वैक्सीन होती है। इसका असर कुछ देर तक होता है और फिर अगर खुदा ना खास्ता दोबारा हादसा पेश आ जाए, दोबारा चोट लग जाए, दोबारा से इसका इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। यहां तक शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस वाला पोर्शन है। आपको बोर्ड पैटर्न के मुताबिक बोर्ड एग्जाम में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें से कोई से 2 सवाल आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन वाले हिस्से को और आगाज करते हैं पहले सवाल से। पहले सवाल का पहला हिस्सा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड।
सवाल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से है और पोर्शन है प्लांट्स वाला। प्लांट्स वाले पोर्शन में हम पढ़ चुके हैं बीज जर्मिनेशन के बारे में। बीज दरअसल पौधे में तब्दील होता है, इस अमल को बीजों की जर्मिनेशन कहते हैं या सीड जर्मिनेशन कहते हैं। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आया तो आप इसको प्रॉपर हेडिंग के साथ अटेम्प्ट करेंगे। आप इसमें इस तरह से हेडिंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की हेडिंग, डेफिनेशन, प्रोसेस। प्रोसेस में आप सब हेडिंग दे सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, डेवलपमेंट ऑफ रूट, डेवलपमेंट ऑफ शूट। आप टाइप्स की हेडिंग दे सकते हैं, उसमें एपीजियल और उसकी एग्जांपल, हाइपोजियल और उसकी एग्जांपल की हेडिंग दे सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो बेहतर है कि आप इसमें डायग्राम भी बनाएं और सवाल के दरमियान में डायग्राम की हेडिंग के साथ डायग्राम को ड्रॉ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। सवाल जेनेटिक्स वाले चैप्टर से लिया गया है और ये ब्लू बॉक्स है। बेसिकली कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ब्लू बॉक्सेस से लिए जाते हैं, साइड बॉक्सेस से लिए जाते हैं, बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपने नहीं करना। ये सवाल आपने अटेम्प्ट करना है। बेसिकली वॉटसन क्रिक मॉडल के हवाले से जब ये सवाल आएगा आपने प्रॉपर हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है। आपने डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बारे में बताना है, आपने शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बारे में बताना है, आपने नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग के बारे में बताना है और आपने डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। आप इसमें हेडिंग दे सकते हैं इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट शुगर बैकबोन, नाइट्रोजन बेसिस, पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस और डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इन डिटेल। माय डियर स्टूडेंट, सवाल में पूछा गया है कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की इकसाम के बारे में तफसीली नोट तहरीर कीजिए। अब ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है, आपने इसको भी प्रॉपर हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करना है। आपने सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स की हेडिंग देनी है। उसमें आपने 2 पॉइंट्स बनाने हैं, बायोटिक और एबायोटिक। फिर बायोटिक का पॉइंट, बायोटिक की एग्जांपल, फिर एबायोटिक का पॉइंट, एबायोटिक की एग्जांपल। बायोटिक के अंदर आपने सब हेडिंग्स बनानी है। टाइप्स की आपने हेडिंग बनानी है, प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की, डीकंपोजर की, हर्बीवर की, कार्निवर की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्निवर की और रिड्यूसर की। जब आप प्रॉपर हेडिंग के साथ इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल नंबर हासिल करेंगे। अगला सवाल है राइट अ नोट ऑन पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस पे तफसीली नोट तहरीर कीजिए। यह सवाल का दूसरा हिस्सा है, सवाल रिप्रोडक्शन से लिया गया है। पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है। हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं और आप लोग पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज इसके वेब पोर्टल पर वीडियो लेक्चर्स में भी देख सकते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में होता क्या है? बेसिकली अनफर्टिलाइज्ड एग स्पर्म से मिले बगैर एक नए जाइगोट में तब्दील हो जाता है, एक नए इंडिविजुअल में तब्दील हो जाता है और ये अमल मछलियों में होता है, हनी बी में होता है, फ्रॉग में होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे तो इसकी लेंथ कम है, एक पैराग्राफ है, लेकिन आपने इसको अटेम्प्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से। आपने पॉइंट्स बनाने हैं, हेडिंग्स बनानी है। आप इस तरह से पॉइंट्स बना सकते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, सब हेडिंग डेफिनेशन, एग्जाम्पल की सब हेडिंग, फिर उसके बाद आप फर्दर हेडिंग दे सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस इन हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन इट्स मेजर स्टेप्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसके मेजर स्टेप्स क्या हैं, तफसील से बताइए। सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। आपने हेडिंग देनी है डेफिनेशन की, उसके बाद आपने डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आपने इसके मेजर स्टेप्स की हेडिंग देनी है, पॉइंट्स की सूरत में आपने स्टेप्स के नाम लिख देने हैं, फिर उसके बाद आपने एक एक स्टेप की सब हेडिंग देकर 2 लाइंस के अंदर डिस्क्राइब करना है, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। लेकिन इस सवाल के कंप्लीट मार्क्स तभी हासिल होंगे, इस सवाल के मुकम्मल नंबर तभी आप हासिल कर पाएंगे जब आप इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। आप इसमें हेडिंग दे सकते हैं डेफिनेशन, बेसिक स्टेप्स, isolation of gene of interest, insertion of gene into a vector, role of endonuclease and ligase, recombinant DNA, transfer of recombinant DNA into host, growth of GMO and expression of gene। अब यहां पर आप सब हेडिंग्स दे सकते हैं स्टेप्स के अंदर। मिसाल के तौर पे आप सब हेडिंग दे सकते हैं इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर वाले सेकंड पॉइंट में वेक्टर की, रोल ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेस की और रिकम्बिनेंट डीएनए की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, How do the bacteria create the resistance against the antibiotics? Explain. बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुदाफियत कैसे पैदा करते हैं, वजाहत कीजिए। सवाल मुश्किल नहीं है, ये सवाल पहले भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है, फार्माकोलॉजी वाला चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 18। आपने इस सवाल को जब अटेम्प्ट करना है आपने एज इट इज पैराग्राफ नहीं लिखना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। आप हेडिंग्स बनाएंगे प्रॉपर पॉइंट्स के साथ, आप इसके पैराग्राफ्स की सूरत में आंसर लिखेंगे। आप यूं लिख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वेज ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस, इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया, role of genes, use of antibiotic for diseases with no efficacy and problems due to resistance। ये वो हेडिंग्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आप लिखकर, बनाकर, मार्कर की मदद से छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में अगर इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे नंबर हासिल करने में कामयाब होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा पेपर था और इस पेपर को डिस्कशन के जरिए से समझाना मकसूद था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसके सवालात को समझ लिया होगा और इसमें जो टेक्निकलिटीज हैं उनको भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। याद रखिएगा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अहम होती है। आपके नंबर्स में सबसे बुनियादी किरदार प्रेजेंटेशन का होता है। आपने जब एग्जाम में जाना है, आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, आपने अपनी एक चेक लिस्ट बनानी है, आपने अपने साथ उन तमाम टूल्स को कंप्लीट लेकर के जाना है जो आपको पेपर्स के लिए रिक्वायर्ड हैं। आपके पास इंक पेन्स होने चाहिए, आपके पास अपनी इंक पोर्ट होनी चाहिए, आपके पास मार्कर और स्केल्स होने चाहिए। आपने इन तमाम टूल्स को अपने साथ रखना है। आपने सफाई का खास ख्याल रखना है, आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग करनी है और आपने मार्कर का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। आपने एमसीक्यूज के लिए बबल फिलिंग के दौरान खास एहतियात से बबल्स को फिल करना है, मुकम्मल तौर पे फिल करना है, उसमें इर्रेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपके लिए आपके इम्तिहानात की तैयारी में कारगर साबित होंगी और आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।